मुझे इंस्टा से पता चला था एंड आई लाइक द आइडिया ऑफ रिसाइकलिंग द बॉटल्स। पहले मैंने सोचा कि औरों को गिफ्ट करूंगी, बट शायद मैं सारा खुद ही यूज़ करने वाली हूँ ये सब कुछ। कबाड़ जिसे कि हम बिना सोचे समझे घर के बाहर फेंक देते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस कबाड़ में जो इस तरीके की ये कांच की बॉटल्स होती हैं ये आपके घर को डेकोरेट भी कर सकती हैं, और इतना सुंदर डेकोरेशन करेंगे कि हर कोई जो आपके घर आएगा ना वो आपसे यही पूछेगा कि कहाँ से खरीदी है। अच्छा चलो, आपको यकीन होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 रुपये से शुरुआत करके इन्हीं कांच की बॉटल से एक बिजनेस की शुरुआत हुई, और वो बिजनेस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, आई एम श्योर। तो आज हम एक ऐसे ही स्टार्टअप से मिलने आए हैं जो आर्ट और सस्टेनेबिलिटी का एक अनोखा संगम है। तो कैसे इन्होंने इस वेस्ट को एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, या मैं कहूँ अपने क्रिएटिव आइडिया को उन्होंने कैसे रियलिटी में बदला, आइए मिलते हैं। तो आज हम जो स्टार्टअप से मिलने आए हैं वो है कवि, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को सस्टेनेबल लिविंग की तरफ इंस्पायर किया है। और अभी मेरे साथ इस स्टार्टअप की को-फाउंडर है माधुरी। हाय माधुरी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो आपका स्टार्टअप है ये जितना क्रिएटिव है उतना ही दिखने में ब्यूटीफुल भी है। मतलब जब से मैं आपके स्टूडियो में आई हूँ, एंटर किया है, इट इज़ सो कलरफुल एंड सो ब्राइट। तो ये आइडिया आया कहाँ से? एक्चुअली आया ऐसे आइडिया कि हम लोग एक इवेंट में गए थे, वहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बिकॉज एग्जीबिशन में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो खरीदने का ही मन करता है। तो जो हमने खरीदने की कोशिश करी, देखा तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि ट्राई करते, क्या पता हम भी इसको बना पाएँ। तो हमने कुछ ट्राई किया, छुटपुट चीज़ें हमने बनाई। उस समय फेसबुक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, तो फेसबुक में हमने कुछ 5 प्रोडक्ट बनाए। उस समय मिट्टी की गुल्लकें हम लोग लेकर आए, कुछ कांच की बोतलें लेकर आए, तो हमने ट्राई उन मीडियम्स में किया। तो जो 5 प्रोडक्ट हमने डाले फेसबुक में तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। हमें लगा लोगों को लगेगा बहुत सुंदर है वो प्रोडक्ट, बिकॉज हम एज अ ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, बट हमने सोचा नहीं था कि ये बेचेंगे हम इनको। बट जब लोगों ने हमसे प्राइस पूछा तो वी वर वेरी हैप्पी, और वो 5 जिस दिन हमने फेसबुक में डाला उसी दिन अगले दिन वो बिक गए थे। और ये कौन से साल की बात है? आई थिंक ये 2013-14 की बात होगी। अच्छा, कवि द पोइट्री आर्ट प्रोजेक्ट ये पूरा नाम है। ये नाम कैसे, मतलब इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि कोई शायरी से रिलेटेड है, पोइट्री से रिलेटेड है। तो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट हमारा सिंपल सा थॉट था कि हम पोइट्री को भी इको फ्रेंडली वे में लेकर आएंगे एज अ मर्चेंडाइज। बट हमने 3-4 साल उस पर बहुत काम किया, लेकिन वो इतना वर्कआउट हुआ ही नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो want to do something sustainably, but in a way कि जो पूरा टीम है उनका सैलरीज भी निकले, तो we have to make a sustainable business out of it. तो माधुरी, आपका जो ये स्टार्टअप है वो आपने 2000 रुपये से शुरुआत की। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 2000 रुपये से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया? एंड आप अकेले थे इस सफ़र में या कोई और भी आपके साथ था? नहीं, मेरे साथ में एक्चुअली मैं जॉब करती थी उस समय। मेरे साथ में 2 लोग और हैं, अमित और सौम्या, जिन्होंने स्टार्ट किया, बट नाउ ओनली अमित इज़ फुल टाइम डूइंग दिस। तो हमने जब शुरू किया तो जैसे आपने बोला 2000 रुपये से, तो 2000 भी बहुत ज़्यादा थे उस समय के लिए। वो भी जिसे बोलते हैं हमने बहुत सोच समझी कि 2000 रुपये लगा दें। तो उस समय में ना छोटा वो था, अगर इन्वेस्टमेंट था तो उसी तरीके से हमने जो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो भी बोतलें ही हमने लिया, बिकॉज हम लोगों को हर तरीके से देखना है किस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। बिकॉज फंडिंग तो ऐसा था नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइमर्स थे और हमको कोई आइडिया भी नहीं था कि बिजनेस कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। ये तो जिसे बोलते हैं होम स्टूडियो हॉबी टर्न्ड इनटू अ एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप था हमारा टोटली। इसीलिए, और जिसे बोलते हैं ना कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम 2000 लगा रहे हैं और इतना बनाना है, ऐसा करना है। वो जिसे बोलते हैं जो चीज़ आप मन से करते चले जाते हैं ना, और बिल्कुल जिसे बोलते हैं फुल एफर्ट से करते हैं, वो कभी ना कभी वर्कआउट हो ही जाती है। एब्सोल्युटली। तो फाइनली वी कैन सी कि अभी वो जो कहते हैं ना वो मेहनत का जो फल है वो मिल गया है आपको फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लगता है कि मतलब जितनी मेहनत करी वो मतलब वर्थ था, वो उतना मेहनत करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूं कवि द पोइट्री आर्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली करता क्या है, कैसे काम होता है और एग्जैक्टली क्या है ये पूरी कहानी, तो वो क्या है?
तो देखिए कविता पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग ना बॉटल्स को अपसाइकिल करते हैं बेसिकली। तो अभी तक हम लोग, जैसे हम हमेशा हर किसी को बताते हैं कि अभी तक हम लोग 1 मिलियन ग्लास बॉटल्स को अपसाइकिल कर चुके हैं Wow. और उनको एक नया घर भी दे चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि कैसे काम होता है पूरा का पूरा। तो जैसे हाँ। खाली बोतलें जो होती हैं वो इंडिया में जनरली 50% अगर देखा जाए तो वो लैंडफिल में पड़ी हुई रहती हैं। तो हम लोग लैंडफिल में जो बोतलें हैं वो हम लोग रैक पिकर्स के थ्रू, जैसे हमारा एक नेटवर्क है 200 रैक पिकर्स का, वो लोग हमारे लिए वो लोग हमारे लिए वो बॉटल्स जो है वो प्रोक्योर करके लेके आते हैं एंड देन हम उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो लोगों के पास बॉटल्स नहीं है और उनको प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है तो वो लोग अपने घर ले जाते तो हैं उसको। कुछ प्रोडक्ट्स आप मुझे दिखाओगे कि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे बहुत पॉपुलर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये सिपर है, ये काफ़ी कूल है। इसको आप ये भी बॉटल को अपसाइकिल करके बनाया गया। इनफैक्ट ये देखिए ऐसा कुछ इसका खाली बोतल कुछ इस तरीके से रहा होगा, तो हमने इसको पहले ऐसे कट कर दिया। और अगर आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको किया है। हाँ, मतलब यूजुअली ग्लास को लेकर ये लगता है कि कट ना बिल्कुल, जाए। हाँ। एंड जो स्ट्रॉज है ये किस मटेरियल के हैं? ये मेटल है, ये भी रियूजेबल स्ट्रॉज हैं, तो आप इसको आराम से मतलब इसे रीयूज कर सकते हैं। और समर्स तो वैसे ही आ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा, जैसे वेरी नाइस। सो ये जैसे अलग अलग शेप के ग्लासेस है, इसके अलावा और क्या क्या है? ये जैसे आप देख रहे हो सर्विंग प्लेटर्स है, तो इसमें आपके ऊपर है, आपको इसमें कुछ सर्व करना है तो आप इसमें कुछ और रख सकते हैं, मंचीज रख सकते हैं या फिर कुछ फ्लावर्स रख सकते हैं फॉर डेकोरेशन। हाँ, फॉर डेकोरेशन। तो मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन जो भी करवा रहा है उसके हिसाब से, बिकॉज यू नो सब लोगों को लगता है कि यार अपसाइक्लिंग हो रही है तो कुछ मतलब कुछ ऐसा ना हो कि उसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प हो, हमारे लग ना जाए। तो हमारा मेन कंसर्न ये रहता है कि फिनिश इतनी अच्छी दे दो कि ऐसा लगे ही ना। मतलब एक रॉ बॉटल से लेकर फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, मतलब ये पूरा प्रोसेस मुझे अभी सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि हम ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख सकें? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए। बट ये जो सारा प्रोसेस है ये मेरे दिखाएंगे को फाउंडर अमित। हाय अमित जी, हाउ आर यू? तो चलिए दिखाइए पूरा प्रोसेस। तो अमित जी ये वो मशीन है जिसमें कटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय लगता है ये कटिंग का प्रोसेस है? देखिए कटिंग में ना कई अलग अलग स्टेज होते हैं। केवल कटिंग मशीन है। यहाँ पे सबसे पहले बॉटल्स को कट किया जाता है, कटिंग के बाद ग्राइंडिंग होता है, बफिंग होता है, उसको फिर सैनिटाइज किया जाता है, उसमें हाथ से भी कई तरीके के काम किए जाते हैं। इसके बाद वो प्रोडक्ट फाइनली रेडी होता है। और कितने घंटे या मैं कहूँ कितने दिन लगते हैं? नहीं दिन तो नहीं, लेकिन हाँ अगर एक बॉटल को प्रॉपर अगर बोले फ्रॉम स्क्रैच टू बॉटल ग्लास तैयार करने में ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं ऑलमोस्ट। तो ये जैसे बॉटल है यहाँ पे जी बॉम्बे सफायर का बॉटल है ये, तो अभी इसको हम कट कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। ना? मैं आपको कट करके दिखाता हूँ इसको कैसे ग्लास बनता है। बॉटल कटिंग चूंकि ग्लासेस है तो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर दिस। तो फाइनली इस मशीन से अभी हम कटते हुए इस बॉटल को देखेंगे। मैं मतलब अभी मेरे पास ना शब्द नहीं है कि मैं बोलूँ क्या, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। तो आइए दिखा। हाँ अभी जो फिनिशिंग है कितना रफ एजेस है इसमें, हाँ, अगर आप it हाथ is- लगाओगे तो कट भी सकता है आपका हाथ। एग्जैक्टली ये बिल्कुल फिनिश नहीं है। तो इसके बाद अभी कई और प्रोसेस होंगे जिससे ये बॉटल्स को इस फिनिश में लाया जाएगा अभी। हाँ ये तो डिफरेंस सीधे पता चल रहा है, मतलब दिखने में अभी सेम है लेकिन अभी इसका ये पूरा क्लीन होगा बिल्कुल और ये फिनिशिंग। बिल्कुल। तो ये जो फिनिशिंग है, जो पूरा बफरिंग आप इसे Buffing, कहते हैं ना, buffing, बफिंग yeah. बफिंग कहते हैं। बफिंग ग्राइंडिंग कई अलग अलग प्रोसेस है। पहले जैसे इस पे भी हाथ से पहले एक ग्राइंडिंग किया जाएगा इसे, अच्छा। ताकि ये अंदर के एजेस उसको राउंड किया जा सके। तो जैसे बॉटल कट होकर बफिंग होके वो सारा प्रोसेस यहाँ होगा, लेकिन इसके बाद एक कस्टमर को जब फाइनल प्रोडक्ट मिलता है पूरा पैक होकर, वो सब भी यहीं पे होता सारा है। कुछ यही पर होता है। तो वो प्रोसेस आप दिखा पाएंगे बिल्कुल हमें? आइए। तो यहाँ पे पूरी जो आगे का प्रोसेस है वो बिल्कुल। सब यहाँ पे होता है। बिल्कुल, जो बॉटल सुपर कटती हैं वो बॉटल कट कर यहाँ पर आती है। इसके बाद यहाँ पर क्यूसी होता है प्रॉपर, इसका फिनिशिंग वगैरह आप देख रहे हो, सारा कुछ चेक हो रहा है, सफाई हो रही है बॉटल्स की। सफाई होने के बाद ये यहाँ पर आता है जहाँ पर ये पैकेजिंग होता है बॉटल का, ऑर्डर्स के हिसाब से, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से बॉटल को पैकेज किया जाता है। तो यहाँ पर फाइनली ये रेडी टू ship। गो, शिपमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो माधुरी
मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। ऊपर इतना प्यारा सा स्टूडियो है, कलरफुल स्टूडियो बनाया है आपने, और यहाँ पे भी आई कैन सी एवरी स्टेप, एवरी पर्सन इज़ देयर। तो ये पहले से ही लोकेशन यहाँ पर था, इतना इस्टेब्लिश था, या शुरुआत कहीं और से थी? नहीं, शुरुआत तो हमने घर से की थी, एक छोटे से कमरे से, और कमरे के बाद फिर हम लोगों के पास इतना हमें लगा कि थोड़ा सा और प्रोफेशनली करते हैं, तो हमारे घर की एक छत थी, तो छत में हमने छोटा सा ईंटें वीटें लगा के एक छोटा सा रूम तैयार करा, जिसमें कि 3 लोगों में सिर्फ एक ही सिस्टम हुआ करता था, तो लोग थोड़े थोड़े टाइम के लिए उस सिस्टम पे काम करते थे। कोई फैन भी ऐसा था, हमें बिल्कुल जैसे बोलते पसीने पसीने पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। और ये मतलब किस साल की बात है? आई थिंक ये होगा अराउंड 2014 की, 2015 की। उसके बाद 2016-17 के अराउंड में हमारे पास एक ऑर्डर आया था, जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, सुपर ड्राई का। तो उस ऑर्डर के बाद जैसे बोलते हैं उसमें भी हमारे पास स्पेस नहीं था, और क्या होता है जब बड़ी कंपनीज हमको ऑर्डर देती हैं तो वो कोई एडवांस पेमेंट नहीं करती हैं, तो हाँ। हमारे पास क्योंकि इतना ह्यूज ऑर्डर को कन्वर्ट करने में हमको चाहिए थे पैसे, तो हमने इधर उधर से पहले पैसे इकट्ठे करे, फिर स्पेस चाहिए था, तो हमने लोगों की छतें रेंट पे ली, तो छतों में फिर हमने वो टेंट लगाए, फिर वहाँ पर जैसे बोलते टेंट वाले फैन लगाए, फिर वहाँ से जाके वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ। और लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी? तो हाँ, लेबर्स हमने बहुत सारे मतलब अरेंज किए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में ना बहुत इजीली लेबर्स मिल जाते हैं, तो वो लेबर्स हमने अरेंज किया, फिर वो ऑर्डर कंप्लीट किया, फिर वो बोलते ना उस ऑर्डर ने ही हमको किक दिया कि देयर इज अ पोटेंशियल। तो मतलब वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपके बिजनेस के लिए, हम उसको बोल सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ऑर्डर फिर हम कर रहे थे धीरे धीरे करके, फिर कोविड हिट हुआ। कोविड में भी रियलाइज कि कैसे हम लोग मतलब हम लोग पहले ऑफलाइन थे, ऑनलाइन हम बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कोविड में हमको समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन। फिर वहाँ से एक नया तरीके का जर्नी शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे चीज़ें हमने सीखी, देखा, बहुत सारे गूफ अप्स भी किए। स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी हम लोग बहुत स्टैब्लिश हो चुके हैं, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, हर रोज़ हम गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो मुझे लगता है लाइफ टाइम चलता है कि हम नया कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ पर आप कब से हैं, कितने सालों से? आई थिंक ये वाले स्पेस पे हमने शुरू किया था, पहले एक हमारे पास छोटा जो आपने ऊपर देखा था, पहले हमारे पास उतना ही स्पेस था, फिर धीरे धीरे करके फिर हमारे पास एक और फ्लोर ऐड हुआ, फिर लास्ट ईयर हमने नीचे वाला स्पेस लिया। ओके, तो अब क्योंकि काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है, तो मैं अगर फंडिंग की बात करूँ तो कहीं से आपको कोई फंडिंग अभी तक मिली है? या अभी तक देखिए हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बट अभी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि मतलब हमें फंडिंग लेनी चाहिए कि नहीं, या बूटस्ट्रैप ही काम करना चाहिए, बिकॉज हमारे विजन के साथ वो अलाइनमेंट भी होना चाहिए। अब अगर शार्क टैंक की बात करें तो आई रियली वांट टू नो कि जर्नी यहाँ से शार्क टैंक तक कैसे पहुँची, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लर्निंग थी, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक प्रोसेस में होते हैं आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप कितना काम कर चुके हो। तो जैसे बोलते हैं आप खड़े होते हो तो आपको लगता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि कितनी सारी चीज़ें हमने करी, बिकॉज इट वॉज नॉट ए वन डे प्रोसेस जिसको बोलते हैं। इसमें काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद लगता है कि अब मतलब जैसे बोलते हैं अब स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाना है, मतलब अब एक नई शुरुआत हुई है। एंड ऐसा कुछ हुआ क्या, मतलब आफ्टर शार्क टैंक, मतलब एक बार जब शार्क टैंक में आप आ गए उसके बाद से आपकी बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, या आपके ऑर्डर्स आपको ज़्यादा मिलने लगे, ऐसा कोई डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑर्डर्स भी बढ़े हमारे पास, और जिसे बोलते हैं वहाँ पर तो हमको बहुत बड़ी फंडिंग नहीं मिली कोई भी, रितेश ने लेकिन हमको हेल्प किया एक बड़े ऑर्डर के साथ में। बट हाँ, जैसे बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफ़ी लोग अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज इनिशियली हमको रियलाइजेशन भी नहीं था, बिकॉज शार्क टैंक ने हमें खुद अप्रोच किया था, तो हमें लग रहा था कि उसी दिन ही हमारा दिन बन गया था। वैसे तो जिसे बोलते हैं कि जब होता है ना कि आपने कुछ ऐसा अचीवेबल किया है कि ऑलरेडी आपके पास आगे से ऑफर आ रहा है कि आप आइए, तो हमें उसी दिन ही बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ऑब्वियसली जब शो में गए, जैसे मैंने आपको बताया, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, और अब जो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं, मतलब जैसे बोलते हैं हमारे डोर्स अब और ओपन हो रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि और अच्छा होगा। और वो तो यहाँ आके मुझे देखने को भी मिला कि किस तरीके से मतलब जो एक्सपेंशन है वो आपने किया है, नई नई प्रोडक्ट्स अरेंज है यहाँ पर। अभी अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर प्लान्स की, तो फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है अभी, कुछ डिफरेंट, कुछ नया? फ्यूचर को लेके अभी हम लोग ना ये है कि अभी जैसे हम ग्लास में काम कर रहे हैं, तो कैटेगरीज हम और बढ़ाना भी चाहते हैं, प्लस हम लोग डोमेस्टिक से थोड़ा इंटरनेशनल, ग्लोबली जिसे बोलते हैं, एक ग्लोबल ब्रांड बनने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब जैसे माधुरी, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, डेली वही ऑफिस जाना है। इनफैक्ट आपने भी अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं या जिनके पास ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हो? देखिए, सवाल मेरा नहीं, ये सबकी तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूँ।
देखिए जैसे मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी डिमांडिंग जर्नी है, राइट। तो अगर आप दिन रात काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। बिकॉज जिसे बोलते हैं अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, अगर आप मेहनत, लेकिन जिसे बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में ही मेहनत चाहिए होती है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए होती है। दिन रात जिसे बोलते हैं हम कुछ फेस्टिवल्स नहीं देखते, कोई संडेज नहीं देखते, तो अगर आप उस तरीके से काम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करना। वेल ये तो मैं भी बताना चाहूँगी या आपके स्टार्टअप के लिए स्पेशली कि ऐसा क्रिएटिव आइडिया कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा काम करके आप पूरी दुनिया में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस हैविंग यू। थैंक यू। तो ये थी कहानी कवि की, जिन्होंने कबाड़ को कला में बदल दिया। इनकी कहानी हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी आइडिया से दुनिया में एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया है तो उसे एक बार स्टार्टअप में बदलने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। वो कहते हैं ना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। तो कैसी लगी आपको कवि की कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग स्टार्टअप के साथ। तब तक के लिए स्टार्टअप से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।